हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ईडी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम 2012, 2015 और 2017 में जो ईपीएफओ से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम देखने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से है। तो जो 2012, 17 और 15 में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से जो प्रश्न आए थे वो इस वीडियो में आपको मिलेगा, जो कि 17 क्वेश्चन है तीनों सालों को मिला करके, जो सिर्फ औद्योगिक संबंध और श्रमिक विधि से पूछे गए थे उनके ही क्वेश्चन को हमने लिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आपने चैप्टर को इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मेरे जितने भी वीडियोस उसको देखा होगा, तो आप इसको खुद से आंसर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोनों ही लैंग्वेज में है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्क्स कमेटी एंड सेफ्टी कमेटी एंड कैंटीन समिति, कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी आर द एग्जाम्पल ऑफ, यानी निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति और कैंटीन प्रबंधन समिति किसके उदाहरण हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, तो ये आपको ईपीएफओ 2017 पूछे गए थे, जो कि औद्योगिक संबंध और श्रमिक विधि से है। तो ये उदाहरण है प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, यानी वर्क्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये इसके उदाहरण हैं। किसी व्यवसायिक संस्था की सफलता के लिए लेबर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, यदि लेबर कार्य का संचालन सही तरीके से नहीं करते हैं तो संस्था को लॉस होता है, हानि का सामना करना पड़ता है। लेबर का अपना संगठन होता है। श्रमिक संगठन प्रबंधन कार्यों में भाग ले सकते हैं। श्रमिकों द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए कई समितियां बनाते हैं। निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति और कैंटीन प्रबंधन समिति, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये प्रबंधन कामगारों के लिए भागीदारी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट आंसर आपका राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो आईएलओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन सा भाग नहीं है वो बतानी है। तो आईएलओ जो है ये 26वें सम्मेलन में, जो 1944 में हुआ था, 1944 में, वो इस सम्मेलन में आईएलओ के लक्ष्य और उद्देश्य को घोषित करता है। तो जो बाकी जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं। पहला, श्रमिक एक वस्तु नहीं है, ये इसका भाग है। स्वतंत्रता और संघ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता सतत विकास हेतु अनिवार्य है, ये भी इसका पार्ट है। और हर एक स्थान पर संपन्नता के लिए खतरा है, ये भी इसका भाग है। लेकिन जो ऑप्शन डी है, गरीबी के खिलाफ जंग के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र के अंदर इससे निरंतर उत्साह से लड़ा जाए, जो कि पूरी तरह सरकार के दायित्व हैं। तो ये सही नहीं है। सही उद्देश्य जो है वो अभाव के खिलाफ युद्ध प्रत्येक देश के भीतर सतत और ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण द्वारा बेदर्द ताकत है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता और सरकार के लोगों के साथ बराबरी के दर्जे का आनंद लेने के लिए सरकार के साथ शामिल हों। तो आते हैं अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हॉक्सी द्वारा चिन्हित संघवाद के 5 कार्यमूलक, 5 फंक्शनल टाइप्स ऑफ अनआयोनिज्म आइडेंटिफाइड बाय रॉबर्ट हॉक्सी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अपवाद है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा। तो 5 कार्यमूलक कौन कौन से है ये पहले आप जान लीजिए। 5 कार्यमूलक में से एक व्यापार संघवाद है, क्रांति संघवाद है, स्वार्थ चालित संघवाद है, अनुकूल संघवाद है। ठीक है, अनुकूल संघवाद होता है और एक निर्भरता संघवाद होता है। तो ये 5 होते हैं। तो इनमें से, इसमें दोनों में से कोई नहीं है, ना अनुकूलता संघवाद है और ना निर्भरता संघवाद है। तो ये आपका अपवाद है, यानी विकासवादी संघवाद, ये इसका गलत आंसर होगा, ये अपवाद है। ठीक है, इवोल्यूशनरी अनआयोनिज्म है, ये भी पूछा गया था 2017 में। विकासवादी संघवाद इसमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सी एक प्रक्रिया है जिसमें किसी औद्योगिक विवाद में शामिल कामगारों और नियोक्ता के प्रतिनिधियों को एक तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष एक साथ लाया जाता है और उसकी मध्यस्थता के द्वारा वे परस्पर संतोषजनक सहमति पर पहुंचते हैं। तो ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया था। तो ये इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। सुलह, कॉन्सलेशन जो है ये इसका राइट आंसर होगा। औद्योगिक विवाद जो अधिनियम जो है वो 1997 के अनुसार, औद्योगिक विवाद 1997 के अनुसार कामगार और नियोक्ता के बीच हुए विवाद का समाप्त करने के लिए एक मध्यस्थ कार्य करते हैं। इस विवाद की समाप्ति की दशा को सुलह समझौता कहते हैं। तो भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 2 सुलह मशीनरी की स्थापना की गई है। कौन कौन से सुलह मशीनरी? सुलह पदाधिकारी और सुलह बोर्ड। ठीक है, तो ये सुलह इसका राइट आंसर होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5,
जो कि 2017 का ही प्रश्न है ये भी। औद्योगिक नियोजन या स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत सत्यापित किसी स्थायी आदेश के अनुप्रयोग या निर्वाचन से संबंधित प्रश्नों को विचारार्थ किसे भेजा जा सकता है? तो ये भेजा जा सकता है लेबर कोर्ट को। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, औद्योगिक नियोजन या स्थायी आदेश अधिनियम 1946, तो ये भेजा जाता है लेबर कोर्ट यानी श्रम न्यायालय को। औद्योगिक नियोजन यानी स्थायी आदेश 1946 जो है वो किसी स्थायी आदेश के अनुप्रयोग के संबंधित प्रश्नों का विचारार्थ के लिए श्रम न्यायालय भेजा जाता है। श्रम न्यायालय जो है वो इस ऑप्शन में विचार करके आदेश पारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे संघ को क्या कहा जाता है जिसकी सदस्यता में बहुत से उद्योगों, रोजगारों और शिल्पकारियों में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है? तो उसे कहते हैं सामान्य संघ यानी जनरल यूनियन। ऐसे संघ जिसकी सदस्यता में बहुत से उद्योग, रोजगार और शिल्पकारी में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है उन्हें सामान्य संघ कहते हैं। सामान्य संघ किसी क्षेत्र को संपूर्ण कामगार जनसंख्या के हितों की रक्षा करने के लिए कार्य करती है। सामान्य संघ के बनने की शुरुआत हुई थी 19वीं सदी के पूर्वार्ध में। कहाँ पे? ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2017 का ही है। अगला है, औद्योगिक संबंधों का निम्नलिखित में से कौन सी एक परिप्रेक्ष्य इस परिकल्पना पर आधारित है कि दोनों ही दल, मजदूरी और लाभ दोनों ही दल, और साथ ही साथ राजनीतिक या नियंत्रण शक्ति के लिए प्रयास करते हैं और उनके पास अवसर होता है? ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन है? बहुवादी परिप्रेक्ष्य। औद्योगिक संबंधों में बहुलवादी परिप्रेक्ष्य किसी भी संगठन को विचित्र हित समूहों के समूह के रूप में दिखाता है। ये इस परिकल्पना पर आधारित है कि दोनों ही दल यानी प्रबंधक और मजदूर दल, दोनों ही दल आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को अपने हित में मोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुवादी परिप्रेक्ष्य ये इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी 2017 के ही हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसको भी आपने पढ़ा होगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तो किसको दिया जाता है? बोर्ड के निर्दलीय सदस्यों में से कोई एक, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। तो ये इसका राइट आंसर होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थापित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव बोर्ड के निर्दलीय सदस्यों में से किसी एक को चुना जाता है। इसका चुनाव बहुमत के आधार पर किया जाता है, जो कि कर्मचारी और नियोक्ता के बीच समन्वय बनाए रखने के सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर आयक्रोट का सूत्र किसके निर्धारण से संबंधित है? तो ये संबंधित है न्यूनतम मजदूरी से, मिनिमम वेजेस से। डॉक्टर आयक्रोट का सूत्र न्यूनतम मजदूरी से संबंधित है। ये सूत्र न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, इसके अंतर्गत आवश्यकता आधारित मजदूरी निर्धारण का मुख्य फोकस किया जाता है। मजदूरी निर्धारण पर मुख्य फोकस किया जाता है, जिसमें भोजन, आवास, वस्त्र और अन्य बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाता है। भारत में वेतन आयोग द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में आईफ्रेट जो है आईफ्रेट फॉर्मूला का विशेष ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, गैर नकदी लाभ के रूप में चिकित्सा लाभ भारत में पहली बार किसके अंतर्गत प्रदान किया गया था? चिकित्सा लाभ भारत में किसके द्वारा प्रदान किया गया था पहली बार? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत गैर नकदी लाभ कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत पहली बार दिया गया। कर्मचारी को इसके लिए कार्ड बनवाना पड़ता है, जिसको ESI कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ESI कार्ड कहते हैं। इसके अंतर्गत चिकित्सा सेवा भी शामिल है। इसमें चिकित्सा हित लाभ उपलब्ध कराने का दायित्व जो है वो राज्य सरकार को होता है। ठीक है, द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत नहीं है, ये बतानी है। तो इसमें कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि, जमा संबंध बीमा और कर्मचारी पेंशन योजना आते हैं। तो क्षति प्रतिकर इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो क्षति प्रतिकर है वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। पेंशन आएगा, भविष्य निधि आएगा और जमा संबंध बीमा। ये ईपीएफओ 2012 का प्रश्न है। नेक्स्ट, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 का नाम कर्मकार प्रतिकर यानी संशोधन, कर्मकार संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा बदलकर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका नाम 2009 में बदलकर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम हो गया, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विधान व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान है? तो कर्मचारी भविष्य निधि और एवं प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम जो है वो इसका है। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान है। इसके अंतर्गत भविष्य निधि योजना, बीमा योजना और पेंशन योजना आते हैं, जो कि सामाजिक सुरक्षा का व्यापक विधान है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम, ये 2012 का प्रश्न रह चुका है। नेक्स्ट, उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन देय उपदान का अधिकतम सीमा क्या है? देय उपदान का अधिकतम सीमा है 10 लाख रुपए, ठीक है। कितना? 10 लाख रुपए। उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन देय उपदान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए थी, जो कि वर्तमान समय में अब ये 20 लाख रुपए कर दी गई है, ठीक है। तो ये 1972 में 10 लाख रुपए, ये भी ईपीएफओ 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में लगे कामगारों के हितों की रक्षा करना है? असंगठित क्षेत्र में लगे कामगारों के हितों की सुरक्षा करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का जो मेन उद्देश्य था वो असंगठित क्षेत्र में लगे कामगारों के हितों की सुरक्षा करना था, ये भी 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 प्रसूतिदा अधिनियम 1961 यानी एमबी अधिनियम में प्रसूति काल के दौरान कितने सप्ताह की मजदूरी का उपबंध है? कितने सप्ताह की मजदूरी का उपबंध है? तो ये है 14, ठीक है, 14 सप्ताह का, 14 वीक्स इसका राइट आंसर होगा। ये 2015 का क्वेश्चन है। प्रसूति सुविधा एक्ट जो है 1961 मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं जा करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सप्ताह के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम यानी जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम क्या है? तो जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम है सांस्थानिक प्रसव को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और प्रसव के खर्च को पूरा करने के लिए मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। तो ये दोनों ही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना जो है वह सांस्थानिक प्रसव को बढ़ाने का प्रयास करता है और प्रसव के खर्च को पूरा करने के लिए मां को आर्थिक सहायता देता है। तो ये पूरे 17 क्वेश्चंस थे जो कि पूछे गए थे, और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आपका 2012 में, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, प्रसूति से, मैटरनिटी एक्ट 1961 से। तो ये इतने क्वेश्चन जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ के थे, जो कि 2012, 2015 और 2017 में आए हुए थे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ऑडिटिंग पे होगा।